नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागॉजी में भाषा शिक्षण के सिद्धांत देखेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत से ऐसा है दोस्तों, एक शिक्षक को पढ़ाने के दौरान किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, किन नियम या अनुशासनों का अनुकरण करना चाहिए। तो दोस्तों, एक एक करके सभी सिद्धांतों को देखेंगे। हम कई सिद्धांत लेकर आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पास कि शिक्षण सामग्री का सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र व सिद्धांत आदि का पालन करना होता है। ये सूत्र सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं। खाद से ऐसे यहाँ दोस्तों एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे, इसी के बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है जो निम्नलिखित है। देखेंगे निम्न प्रकार के जो है तो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। एक एक करके सभी शिक्षण सिद्धांतों का हम देखेंगे। पहला शिक्षण सिद्धांत है दोस्तों नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखेंगे ये एक कह सकते हैं कि पूर्व पाठिका है। देखेंगे जब टीचर पढ़ाने जाता है तो पढ़ाने के दौरान उसको पहले प्लानिंग करनी चाहिए, अपनी तैयारी बना के जाना चाहिए, जिससे वह अच्छी ऊर्जा से भरपूर शिक्षा प्रदान कर सके, जिससे बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से शिक्षण का तैयारी करके ही जाना चाहिए। आगे देखेंगे अगला जो सिद्धांत है, अगला प्रिंसिपल है शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण है। देखेंगे शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत से ऐसा ये है कि एक शिक्षक को इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, इनका मुख्य रूप से पालन करना चाहिए। देखेंगे शिक्षक का दूसरा कार्य है कि वह शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांतों को अपनाए। वो कौन कौन से क्रियान्वयन के सिद्धांत है देखेंगे, एक एक करके सभी सिद्धांतों को देखेंगे। जैसे पहला है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर से आशा यह है कि छात्रों को पहले सरल फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे वह तुरंत समझ जाएं या सीख पाएँ, तो उनको सीखने में जटिलता नहीं होगी। आगे देखेंगे दूसरा सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर से ऐसा यह है दोस्तों कि शिक्षक को उन बातों का सहारा लेकर के नया पाठ शुरू करना चाहिए जिसका बालकों को पहले से ज्ञान होता है। तो उसी के सहारे बच्चे जो है तो शिक्षक की भाषा शैली को सीख पाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे शिक्षक का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाए। फिर आगे देखेंगे अगला है तीसरा बिंदु है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर से ऐसा ये होता है दोस्तों, सबसे पहले तो मूर्त को समझिए कि मूर्त का मतलब क्या होता है। मूर्त का आशय होता है जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। इसी प्रकार देखेंगे जो अमूर्त होता है, अमूर्त का आशय होता है जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, जैसे बुद्धि, जैसे भाषा, विचार, सत्य, असत्य, अनुशासन, ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तो इनके माध्यम से जो कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, इनको उदाहरण के माध्यम से इनके सहारा लेकर के अमूर्त चीज़ों को समझाना चाहिए। भाषा को, बुद्धि को, सत्य और अहिंसा को, ये सारी चीज़ें जो है तो सिखानी चाहिए। तो इस प्रकार से मूर्त से अमूर्त की ओर भाषा चीज़ों को सिखाना चाहिए। अगला देखेंगे, अगला शिक्षण का क्रियान्वयन सिद्धांत है विशिष्ट से सम्मान की ओर। शिक्षण सूत्र का क्रियान्वयन का सिद्धांत अगला है कि विशिष्ट से सम्मान की ओर शिक्षा देनी चाहिए। इसका आशय है विशिष्ट से सम्मान की ओर से कि छात्रों के सामने पहले कुछ विशेष उदाहरण पेश किए जाने चाहिए, जिससे है ना फिर सम्मान की तरफ बढ़ना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से फिर विषय वस्तु को शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे लर्न कर पाएँ या सीख पाएँ। आगे देखेंगे अगला सिद्धांत है यहाँ पास अनिश्चित से निश्चित की ओर। दोस्तों देखेंगे एक एक सभी सिद्धांतों को देख रहे हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसका आशय क्या होता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसका मतलब यह है कि छात्रों के अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को क्रमशः स्पष्ट व निश्चित करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अनिश्चित ज्ञान से हम निश्चित ज्ञान की ओर जाते हैं, जिससे बालक को ज्ञान का बोध होता है और वह सीख पाता है। आगे देखेंगे अगला है पूर्ण से अंश की ओर। क्या क्रियान्वयन की अगली विधि है क्या
पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर से आशय यह है कि छात्रों को पहले पूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान करा देना चाहिए, फिर उसके भागों को या अलग अलग अवयवों को सिखाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर जो है तो ज्ञान का बोध कराना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है आगमन से निगमन की ओर। दोस्तों महत्वपूर्ण है, देखिएगा आगमन और निगमन विधि का जनक अरस्तु को कहा जाता है। एक ग्रीक दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे अरस्तु। तो आगमन से निगमन की ओर से आशय ये है कि सबसे पहले उदाहरण से नियम की ओर शिक्षा देनी चाहिए। क्या? उदाहरण से नियम की ओर देना चाहिए। सबसे पहले उदाहरण देना चाहिए, फिर उसके बाद नियम का आत्मसात कराना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। देखिएगा आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, निरीक्षण किया जाता है ना, नियमीकरण किया जाता है और परीक्षण और सत्यापन किया जाता है ना। आगमन विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों ध्यान देंगे कि जो आगमन विधि होती है क्या होती है, छोटी शिक्षाओं के लिए, मतलब कह सकते हैं छोटी कक्षा के लिए उपयोगी होती है आगमन विधि। ठीक है, इसी प्रकार निगमन को समझते हैं कि निगमन क्या होता है। जैसे कि हमने कहा है कि आगमन से निगमन की ओर मतलब उदाहरण सबसे पहले देंगे, फिर उसके बाद नियम को समझाएंगे। इसका आशय यह है, निगमन की ओर से आशय ये होता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले नियम को समझाएंगे। तो देखेंगे उदाहरण के बाद फिर हम नियम बताएंगे। नियम के अंतर्गत क्या होता है, जैसे निगमन विधियों का प्रयोग दोस्तों प्रायः बीजगणित में होता है, रेखा गणित में होता है, त्रिकोणमिति में होता है। इनका प्रयोग, निगमन विधि का प्रयोग प्रायः छोटी कक्षाओं में नहीं होता है, बल्कि इनका प्रयोग बड़ी कक्षाओं में होता है। कहने का आशय ये होता है कि जो आगमन विधि होती है इसका प्रयोग प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा में होता है, जबकि निगमन विधि का प्रयोग जो होता है तो बड़ी कक्षाओं में होता है, जब बच्चा कुछ ज्ञान सीख जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आगमन और निगमन रहा। कहने का आशय है कि आगमन से निगमन की ओर जाने का मतलब ये है कि पहले बच्चों को उदाहरण देकर समझाया जाए, फिर उसके बाद नियम को दिखाया जाए या समझाया जाए। और लास्ट देखेंगे यहाँ पास जो शिक्षण की अगली विधि है ना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसका मतलब यह है दोस्तों कि पहले समस्या के सरल अंशों का अलग अलग विश्लेषण करना चाहिए। क्या? समस्या, यहाँ देखिएगा दोस्तों कि हमने ये बताया है जो विश्लेषण होता है, विश्लेषण का आशय होता है कि पहले समस्या के सरल अंशों का अलग अलग विश्लेषण करना चाहिए, फिर देखेंगे सबको मिलाकर पूर्ण क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। इसी को कहते हैं संश्लेषण। मतलब क्या होता है, जब अलग अलग खंड करके अवयवों में जो है तो उसका विश्लेषण करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो उसको विश्लेषण कहते हैं। और जब संपूर्ण ज्ञान या संपूर्णता को बोध कराया जाए तो उसको क्या कहते हैं, संश्लेषण ज्ञान कराना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो शिक्षण की जो दूसरी विधि देखी थी, शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत है। शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के ये प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। और देखिए इसके अतिरिक्त और भी सिद्धांत होते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप जान सकते हैं। जैसे होता है मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। कहने के आशय ये होता है कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिकता के क्रम का प्रयोग करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक क्रम का प्रयोग करना चाहिए, फिर उसके बाद तर्क की ओर ले जाना चाहिए, है ना। तार्किक चीज़ों को बाद में बताना चाहिए, पहले मनोवैज्ञानिक क्रम, जो एक क्रम होता है, जो सिद्धांत होता है, जो प्राकृतिक रूल होते हैं, उसको पहले बताने चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे अगला जो है, अगला कह सकते हैं जो रूल है, अनुभव से युक्त संगत की ओर। अनुभव से युक्त संगत की ओर कह सकते हैं। इसका आशय यह है कि शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विभिन्न विधियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत व युक्त संगत बनाना चाहिए। मतलब जो बच्चों को ज्ञान है, सबसे पहले उस अनुभव और ज्ञान के माध्यम से उस शिक्षा को तर्क संगत और युक्त संगत बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये रहे, है ना, शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांत। आगे देखते हैं शिक्षण के अगले सिद्धांतों को। अगला सिद्धांत देखिएगा, यहाँ तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न कह रहा कि भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति से आए बच्चे भी अपनी विभिन्नता के बावजूद पढ़ सकें, यह सिद्धांत इस बात का बल देता है। देखिएगा ये सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि विभिन्न भाषा परिवेश से आए हुए बच्चे भी ज्ञान ग्रहण कर सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत को अपनाना चाहिए। मतलब उनके
संपूर्ण हितों को ध्यान में रख करके, उनके भाषा और उनके परिवेश को ध्यान में रख करके शिक्षा को अध्यापन करना चाहिए। देखेंगे अगला सिद्धांत है, देखिएगा अगला सिद्धांत यहाँ है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। कह सकते हैं प्रिंसिपल है रेशियो एंड रेगुलर ऑर्डर, या कह सकते हैं सीक्वेंस का सिद्धांत। तो देखिएगा अनुपात, रेशियो और सीक्वेंस का ये सिद्धांत जो है कह रहा है कि एक प्राकृतिक जो बालक को शिक्षा देने का जो एक प्राकृतिक सिद्धांत है। प्राकृतिक सिद्धांत क्या है दोस्तों, जैसे किसी भी भाषा का जो विकास हुआ है, सबसे पहले भाषा को सुना गया है, फिर उसके पश्चात बोला गया है, फिर पढ़ा गया है और लिखा गया है। तो भाषा को सिखाने का या किसी शिक्षा का सिद्धांत पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसको सुनाना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और लिखाना चाहिए। तो ये एक निश्चित ये प्राकृतिक गुण है, एक प्राकृतिक सिद्धांत है। इन प्राकृतिक सिद्धांतों के द्वारा जो है तो सिखाना चाहिए, है ना। तो भाषा के इस कौशल को क्रम से सिखाया जाए, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है। तो देखेंगे अगला सिद्धांत रुचि का सिद्धांत। देखेंगे जो रुचि का सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत है ना प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ देखेंगे यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला, रुचि जगाने वाला होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। दोस्तों शिक्षक के द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिसमें बच्चों में रुचि पैदा हो, बच्चे इंटरेस्ट लें, है ना। उदाहरण का प्रयोग करें, किस्से और कहानियों का प्रयोग करें, और विभिन्न विधियों के द्वारा, प्रयोग के द्वारा और प्रैक्टिकल के द्वारा रुचि जागृत की जा सकती है बच्चों में, और इसके द्वारा बच्चे अच्छे रुचि लेकर के उस ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। इसे कहते हैं रुचि का सिद्धांत दोस्तों, या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब देखेंगे अगले सिद्धांत को हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। देखिएगा अनुकरण का सिद्धांत की आशा ये है यहाँ दोस्तों, बच्चे अपने से बड़े का, आदर्श का, अच्छे साथी के क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध रखना चाहिए। देखिएगा इसका आशा यह है, इस अनुकरण का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि शिक्षक, चूँकि बच्चे जो होते हैं अपने बड़ों का, जो कि आदर्श होते हैं या जो गुरुजन होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके क्रियाकलापों का, उनके आदर्शों का आत्मसात करते हैं, अनुकरण करते हैं। अतः शिक्षक को बोलने के दौरान उच्चारण में शुद्धता, प्रयोग में स्वच्छता, है ना, इस प्रकार से जो है तो बड़े अनुशासन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखेंगे चूँकि बच्चे जो है तो अपने बड़ों से ज्ञानार्जन करते हैं या सीखते हैं, तो इस प्रकार से बड़ों को ध्यान रखना चाहिए, शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि जो है तो ऐसी शिक्षा प्रदान करे बच्चों को जिससे वह उपयोगी हो सके और शुद्धता पूर्ण होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है दोस्तों, सातवां सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखेंगे जो क्रियाशीलता का लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत होता है, कह सकते हैं ये जो प्रिंसिपल है बच्चों को सहज, सजग, सतर्क बनाने हेतु पाठन, वाचन व लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, श्रुत लेखन और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जो कार्य जो बच्चों के द्वारा कार्य कराया जाता है, मतलब सिखाया जाता है, जो कार्य स्वतः बच्चे करके सीखते हैं, वह बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत सरल होता है, जिसके माध्यम से वह सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा वाचन करना चाहिए, लेखन करने चाहिए, है ना, और श्रुत लेख सुनकर के लेखन कराया जाना चाहिए जिससे वह भली भांति सीख पाएँ। तो ये क्या कहलाता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। इसका कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली होता है दोस्तों। क्या प्रैक्टिकली सिद्धांत जो होते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीख पाते हैं। अब अगला देखेंगे, अगला शिक्षण का सिद्धांत है प्रेरणा। क्या, प्रेरणा या पुनर्बलन का सिद्धांत। ये मोटिवेशन का सिद्धांत कहते हैं इसको दोस्तों, मोटिवेशन का सिद्धांत। देखिएगा इसके अंतर्गत कहा गया है कि जिस कौशल में बच्चा अधूरा, कमज़ोर है, उस कौशल का अभ्यास कराया जाए, उस पर पुनर्बल
दिया जाए। कहने का आशय यह है कि दोस्तों जिस ज्ञान पर वह अधूरा है या कमज़ोर है उसको पूर्ण ज्ञान दिलाया जाना चाहिए, उसको पूर्ण ज्ञान का बोध कराना चाहिए, है ना, उसको एकदम पारंगत करना चाहिए। इसके पश्चात पुनर्बलन पर ध्यान देना चाहिए। पुनर्बलन मतलब उसको पुनः सिखाया जाना चाहिए। और कह रहा कि जिससे उस कार्य में उसका सुधार हो और रुचि जागृत हो सके। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि जब वह जिस क्षेत्र पर पारंगत हो जाएगा, है ना, तो वह उस पर रुचि लेगा, है ना। यही कारण है कि जब शिक्षक बच्चों को अध्यापन कराता है तो किताबों का वाचन करवाना चाहिए। वाचन कराने के दौरान बच्चों में क्या क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है और फिर क्या होता है, बच्चों में रुचि पैदा होती है। तो इस प्रकार से जो है तो प्रेरणा मिलती है और बच्चों को सही दिशा पर मोटिवेशन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। देखिएगा बच्चों, मोटिवेशन का सिद्धांत ये भी कहता है, यहाँ भी एक बात और महत्वपूर्ण है कि बच्चों की रुचि के अनुसार वहाँ जहाँ बच्चों की रुचि हो उस रुचि पर मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि उस पर वो बहुत अच्छा कर सकता है। देखिएगा जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जिनसे ड्राइंग अच्छी आती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे सिंगिंग अच्छी आती है, डांसिंग अच्छी आती है, तो उस विषय पर हम उनको मोटिवेट करें जिससे वह और उस पर अच्छा कर सके और बेहतर कर सके। तो इस प्रकार से जो शिक्षा होती है तो उपयोगी बन जाती है। दोस्तों आगे देखेंगे, अगला सिद्धांत है सहानुभूति पूर्ण शिक्षा का सिद्धांत। देखेंगे शिक्षकों का हमेशा उद्देश्य होना चाहिए बच्चों के प्रति सहानुभूत होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। देखेंगे दोस्तों, एक ये अपना शिक्षण का जो सिद्धांत है ना, सहानुभूति का सिद्धांत, बच्चों के प्रति लगाव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। बच्चे जिससे अपने सभी कमजोरियों को और कमियों को बता सकें, आपसे मित्रवत कह सकते हैं, और वो जब आपसे किसी प्रकार से संकोच और झिझक नहीं रखेंगे तो आप उनको अच्छी तरह से सिखा पाएंगे और उनको आप बता पाएंगे। इसके माध्यम से बच्चे अपने संकोच को दूर करके शिक्षा को सीखने में अपना ध्यान एकाग्रचित करेंगे। तो इस प्रकार से एक शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, सहानुभूति का गुण होना चाहिए। फिर देखेंगे 10वां गुण है दोस्तों, शिक्षण का 10वां सिद्धांत है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए। यह शिक्षण का गुण होना चाहिए कि वह परिपक्व हो, अपने विषय वस्तु पर पारंगत हो, है ना, और वह बच्चों को भली भांति समझा पाए, सिखा पाए। देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो, उसके वाचक अवयव हों, वह सही बोले, प्रभावशाली बोले। दोस्तों जब शिक्षक प्रभावशाली बोलेगा और सत्य बोलेगा, सत्य ज्ञान प्रदान करेगा, तो बच्चे क्या होंगे, प्रभावशाली शिक्षण से जो है तो प्रभावित होंगे और उसको सीखेंगे और ग्रहण कर पाएंगे। अतः शिक्षक का यह गुण होना चाहिए कि अपने विषय वस्तु पर पारंगत होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शुद्ध वाचन होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और सही दिशा पर ज्ञान देना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने शिक्षण के सिद्धांतों को देखा है। आगे देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, इन क्वेश्चनों को भी देखेंगे, है ना, जो कि अभी मैंने पढ़ाया है। इसी के दौरान आपने जो सीखा होगा आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के सूत्र या सिद्धांत क्या होते हैं। देखेंगे क्या सिखाते हैं। ऑप्शन दिए हुए गए हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। शिक्षण को संवार कर रखते हैं, शिक्षण को समृद्ध करते हैं, शिक्षण इन्हीं के बल पर चलता है, शिक्षण के फल फूल होते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको बताया, प्रारंभिक दौर पर ही बताया है कि जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं क्या करते हैं, शिक्षण इन्हीं के बल पर चलता है। क्या होते हैं, ये बच्चों के लिए खाद होते हैं, मतलब ऊर्जा का काम करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पास दिया हुआ है। दूसरा है नियोजन का सिद्धांत कहलाता है कि क्या कहलाता है। देखिएगा ऑप्शन है अपनी शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करो, दूसरा है बच्चों की सीखने की क्षमता का नियोजन करो, तीसरा है अपनी शिक्षण के उद्देश्यों का नियोजन करो और चौथा है अपनी कक्षा के बच्चों का नियोजन करो। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करो। पहला आंसर इसका सही होगा। क्या होगा, पहला इसका उत्तर सही होगा। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि अपनी जो शिक्षण सामग्री है, प्रक्रिया है, उसका नियोजन करो, प्लान करो कि क्या पढ़ना है। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, कौन सा शिक्षण सूत्र पूर्व प्रारंभिक स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। देखेंगे कौन सा शिक्षण सूत्र
पूर्व प्राथमिक स्तर के अनुकूल नहीं, मतलब प्राथमिक स्तर का नहीं है। तो कौन सा है? पूर्ण से अंश की ओर। बाकी सभी प्राथमिक स्तर के हैं, है ना, लेकिन पूर्ण से अंश की ओर जो होता है क्या होता है, चूँकि संपूर्णता का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर नहीं कराया जा सकता है ना, चूँकि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर खंड में, अवयव में धीरे धीरे उनको सिखाना होता है। तो यही आंसर होगा दोस्तों। अगला चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, भाषा की यात्रा नहीं होती है। भाषा की यात्रा कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। क्या होती दोस्तों? देखेंगे कठिन से सरल की ओर। भाषा की जो यात्रा होती है कठिन से सरल की ओर नहीं होती है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, पांचवा है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत संकेत करता है। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसी ओर संकेत करता है? प्रकृति विधि की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर, और चौथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या होगा दोस्तों? ये जो सिद्धांत होता है, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है, ये पूर्ण से अंश की ओर होता है। इसका जो है तो क्या करता है? संकेत करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज हिंदी पेडागॉजी में क्या देखा है? शिक्षण के सिद्धांत देखा है। तो शिक्षण के सिद्धांत हमने देखा है, और आशा करता हूँ कि आप काफ़ी सीखने को मिलेगा। शुरू से वीडियो देखेंगे अंत तक तो काफ़ी चीज़ें आप सीख पाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें।